जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, वो कंसेप्ट जो था केवल केंद्रीय समस्याएं वाला, वो मैंने पढ़ा चुका है। जिस बच्चों ने नहीं देखा है, ऊपर आइकन बटन में शो हो रहा होगा, वहां जाकर के वो देख ले, ठीक है, और अच्छे से समझ ले। आज का कंसेप्ट हमारा पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जानेंगे। और उत्पादन संभावना वक्र पर केंद्रीय समस्याओं को कैसे दिखाया जाता है और पीपीसी कर्व क्या बताने की कोशिश करता है, आज हम वो समझेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जितने भी बच्चे नए आए हैं, सबसे पहले उनसे कहूंगा कि इसको सब्सक्राइब कर ले, सो डेट जैसी नई नई चीजें आएंगी आपके पास तुरंत मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। विकास स्टडी पॉइंट पर हम करने के लिए जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड वाला पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का। अब हम पीपीसी के बारे में जानेंगे। आइए फटाक से शुरू करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने आपके लिखी है और यही डेफिनेशन आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगी कि दोबारा भूलोगे नहीं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है। मैं चाहता हूं कि जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊं कि एक बार आप पढ़ लो ना तो सिर्फ रिवीजन की नीड पड़े, दोबारा गौर से पढ़ने की नीड ना पड़े, क्योंकि आप अभी ही सारी चीजों को अच्छे से क्लियर कर लोगे। ठीक है ना, तो ये हम क्या करने जा रहे हैं, उत्पादन संभावना वक्र और उसकी केंद्रीय समस्या के बारे में जानेंगे। केंद्रीय समस्याओं को पीपीसी कर्व पर कैसे शो किया जाता है और बेसिकली पीपीसी जो कर्व है वो क्या करता है, इसका कार्य क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि हमारा उत्पादन संभावना वक्र है क्या है। वह वक्र है, क्या है वह वक्र, यानी कि वो कर्व है जो दो वस्तु, हमेशा ध्यान रखना जब भी पीपीसी कर्व के बारे में पूछेगा ना तो पीपीसी कर्व केवल एक कमोडिटी के बारे में नहीं बताता, ये दो कमोडिटी को लेकर के चलता है। उन दो कमोडिटी यानी कि दो वस्तुओं के विभिन्न संभावित संयोग, यानी कि वो आपका कॉम्बिनेशन जो प्रोड्यूस हो सकते हैं। यहां संभावना की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो प्रोड्यूस हो सकते हैं और वो भी अलग अलग रहेंगे, एक तो रहेगा नहीं, उसको क्या करते हैं, शो करने का काम करते हैं। किसके आधार पर, उपलब्ध संसाधन और जो तकनीक होती है वो हमारी स्थिर रहती है, इसके आधार पर। तो बेसिकली क्या समझ में आया मेरा कि ये क्या है, ये एक पीपीसी कर्व है। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा जीरो हो गया। तो ये वाई एक्सिस हो गया, यहां से ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर जो होगी वो होगा वस्तु वाई, यहां पे जो होगा वो होगा वस्तु एक्स। अब वस्तु एक्स और वाई का मतलब क्या होगा, एक्स का मतलब कोई भी वस्तु या वाई का मतलब कोई दूसरी वस्तु, मतलब कोई भी दो वस्तु होती है जिनके संयोगों को ये दिखाने का काम करता है। इसका अलग माप होगा, इसका अलग माप होगा। जब इनको इस तरीके से मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये ढलान के रूप में, कर्व के रूप में बनता है। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा पीपीसी कर्व हो गया, है ना। साफ समझ में आ रहा है इसको देखकर ही कि पीपीसी कर्व हमारा वो कर्व है जो दो वस्तु x और वस्तु y, या x y का मतलब हो गया कोई भी वस्तु, लेकिन दो वस्तु, जैसे कि आप ये कह सकते हो चाय या कॉफी, मतलब हम वो वस्तुएं भी ले सकती हैं जो प्रतिस्थापित होती है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स भी ले सकते हैं और दूसरी वस्तुएं भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये कह सकता हूं कि किसी प्रोडक्शन में हम चीनी कह लें, दाल कह लें, गन्ना कह लें, गेहूं कह लें, कुछ भी एक्स वाई कोई भी वस्तु हम ले सकते हैं। तो उन दोनों वस्तुओं को पीपीसी कर्व शो करने का काम करता है। ये बताता है कि जो तकनीक हमें दी गई है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, स्टेबल है, और जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, उनका यूज करके हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पीपीसी कर्व बताता है। लेकिन ये ढलवा क्यों होता है, ये इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वो बाद में मिलेगा। पहले पीपीसी के कुछ मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, बाकी हर एक कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि पीपीसी के बारे में ही समझने के लिए आए हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, पीपीसी रचना के बारे में बात कर रहा है। तो पीपीसी जो बनाया जाता है वो किस बेस पर बनाया जाता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। सबसे पहला, संसाधन जो भी होते हैं हमारे पास
वो माना जाता है कि हमारे पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दूसरी चीज ये भी माना जाता है कि जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है ना, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, पूर्ण एवं कुशल प्रयोग, यानी कि पूरी तरीके से यूज कर रहा हूँ, एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी मैंने यूज की वो मेरी कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैंने आज प्रोडक्शन किया अपने रिसोर्सेज का यूज करके जिस टेक्नोलॉजी से, अगले दिन अब वही रिसोर्सेज है लेकिन टेक्नोलॉजी मैंने बदल दी, तो ऐसा नहीं होता। दोनों वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब इसकी जो भी रहेगी इसकी जो भी रहेगी, दोनों की टेक्नोलॉजी अलग हो चलेगा लेकिन इसकी कांस्टेंट रहेगी इसकी कांस्टेंट रहेगी। और संसाधन दोनों के उत्पादन के लिए सामान्य ही होते हैं, ये नहीं कि इसके लिए अलग होगा इस एक्स के लिए अलग होगा, नहीं। संसाधन दोनों वस्तुओं के लिए चाहे वाई हो चाहे एक्स हो, दोनों के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो चेंज नहीं होते। टेक्नोलॉजी अलग हो सकती है क्योंकि हम ये कह सकते हैं चीनी के उत्पादन करने के लिए अलग मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार से गन्ने का उत्पादन करने के लिए या फिर दाल का उत्पादन करने के लिए, उसको फ्रेश करने के लिए अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी तो दोनों की भले अलग अलग हो सकती है लेकिन वो कांस्टेंट रहेगी, बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जो रिसोर्सेस रहेंगे दोनों में एक ही इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें भी लोग पैसा बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती है, ठीक है। यही चीज बच्चे जो इंग्लिश वाले हैं ये ना सोचे कि उनको ध्यान में नहीं रखा गया, बेशक रखा गया। यहाँ पहले मैंने हिंदी में समझाया है और यहाँ पर वही चीज इंग्लिश में भी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ दोबारा आपको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये क्या है, एक ऐसा कर्व है जो शो करता है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, वो भी किसकी, टू गुड्स की, जो प्रोड्यूस किया जाता है हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज पर, यानी कि जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसके बेस पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। और इसी को शो करने का काम करता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। क्या लिखा है, दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ चेंज, इसको हम लाइन ऑफ चेंज भी कहते हैं और कर्व ऑफ चेंज भी कहते हैं। लाइन ऑफ चेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि बदलता रहता है, और कर्व चेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्व भी बदलता रहता है, ठीक है। बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट इफ मोर ऑफ अ कमोडिटी इज टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि जैसे ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी का प्रोड्यूस किया जाएगा, then factor of production have to be withdrawn from the production of another commodity। मतलब मान लिया जाए एक वस्तु y है, ठीक है, ये मान लो y है, ये x है। अगर मुझे इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके प्रोडक्शन को कम करूंगा। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास रिसोर्सेस हैं वो क्या है, वो तो मेरे पास लिमिटेड है ना यार, वो ज्यादा थोड़ी ना मेरे पास, रिसोर्सेज तो मेरे पास लिमिटेड है। तो अगर मुझे इसका प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो जो रिसोर्सेस मेरे इसमें लगे थे इसको हटा करके एक्स में लगाऊंगा, तभी तो इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। और जब रिसोर्सेस को हटा करके एक्स में लगा दूंगा तो ऑटोमेटिक वाई का प्रोडक्शन हमारा गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यही चीज लिखा है कि जो हमारा पीपीसी उसकी क्या अजम्पशन है जिसके बेस पर ये बनाया जाता है। रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, इनका फुल और एफिशिएंट यूज किया जाता है और टेक्नोलॉजी हमारी स्टेबल है, यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक उदाहरण के जरिए यहाँ पर इसको क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। समझना बहुत आराम से, बहुत मजा आने वाला है। अब मान के चलते हैं कि एक प्रोड्यूसर है, क्या है, एक प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन करना चाहता है। उसके पास जो संसाधन है ना, यानी कि उसके पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। वो किसके लिए है, वो रिसोर्सेस है क्या, उसके पास रिसोर्सेस है कृषि योग्य भूमि, यानी उसके पास जमीन है जिस पर वो क्या कर सकता है, एग्रीकल्चर कर सकता है, खेती कर सकता है, ठीक है। अब दी गई तकनीक के साथ, अब जो भी तकनीक उसके पास अवेलेबल है वो दो वस्तुओं का प्रोडक्शन कर सकता है। कौन कौन सी, एक काजू और दूसरा है गेहूं, यानी कि कैश्यू और व्हीट, इन दोनों का प्रोडक्शन ये कर सकता है। और वो डिसीजन ले लेता है कि हाँ मुझे इन्हीं दोनों का करना है। अब क्या होता है, यदि वो उपलब्ध संसाधन यानी कि जो भी रिसोर्सेस उसके पास अवेलेबल है और जो टेक्निक का वो यूज कर रहा है, अगर वो काजू के प्रोडक्शन के लिए करता है तो लगभग 100 लाख टन काजू का उत्पादन कर सकता है। मतलब उसके पास जितनी भी रिसोर्सेस हैं और जो टेक्निक है, अगर वो उसका यूज किसके लिए कर रहा है, काजू, ठीक है, काजू के उत्पादन के लिए कर रहा है, तो वो मैक्सिमम कितना कर सकता है, 100 लाख टन का उत्पादन कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर यदि वह उपलब्ध संसाधन यानी कि जो संसाधन वो काजू में इस्तेमाल कर रहा था वहां इस्तेमाल ना करके व्हीट के प्रोडक्शन के लिए यानी कि गेहूं के प्रोडक्शन के लिए लगाता है, तो वो मैक्सिमम 40 लाख टन का उत्पादन कर सकता है। और यदि वह दोनों वस्तुओं के उत्पादन का निर्णय लेता है तो इन सीमाओं पर उसके भीतर जो संयोजन है यानी कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग होंगे, है ना। किसी पॉइंट पर ऐसा होगा जैसे कि मान लिया जाए
कि यहाँ पर ए और बी है, ठीक है, मैं इनका प्रोडक्शन कर रहा हूँ। माना कि पहले ए मेरा 100 था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा जितना भी रिसोर्सेस मैंने ए में यूज कर लिया, बी में कुछ भी यूज नहीं किया। जब यूज नहीं किया तो बी मेरा 0 होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बी का भी प्रोडक्शन करूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से कुछ रिसोर्सेज को इसमें लगाऊंगा। तो फिर क्या होगा, इसका जो प्रोडक्शन पहले 100 लाख था वो घट करके 80 हो जाएगा और इसका बढ़ करके 20 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन मेरे आगे बढ़ते रहेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं सारे रिसोर्सेज इसमें से हटा करके बी में लगा दूंगा तो बी मेरा मैक्सिमम कितना जो भी हम लेना चाहें, मान लो 60 ले लेते हैं, 60 हो जाएगा और उस मोमेंट पर ए हमारा 0 हो जाएगा। अब इस चीज को ना हम इस ग्राफ के जरिए समझेंगे। वही चीज मैंने इंग्लिश में भी लिखी है बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इंग्लिश वर्ड भी इसलिए यूज कर रहा हूँ सो डेट इंग्लिश स्टूडेंट और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दोनों को मजेदार तरीके से समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ना मेरे पास एक टेबल जो मैंने आपके लिए तैयार किया ताकि आपको ना बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि मजा तभी आता है जब समझ में अच्छे आता है ना बच्चों, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या एक टेबल है और ये हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी और ई। सबसे पहले हम 2 एग्जांपल लेके चले थे ना, काजू और गन्ने। यहाँ पर हमारा गन्ना है, ठीक है, यहाँ मैंने गन्ना लिख दिया, चलो कोई इशू नहीं। अब काजू है, बेसिकली आगे मैंने शायद वीट लिखा है ना, चलो कोई नहीं, गन्ना ही लेके चलो। अभी काजू है। अब काजू यहाँ पे 100 क्यों है, क्योंकि मैंने जितने भी रिसोर्सेस थे मैंने काजू के उत्पादन के लिए लगा दिए, है ना। यानी कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेस थे और टेक्निक थी उसका इस्तेमाल मैंने केवल काजू के प्रोडक्शन के लिए किया, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन मेरा उस वक्त 100 आया कॉम्बिनेशन ए में। लेकिन उस मोमेंट पर मेरा गन्ना कितना था, बिल्कुल 0, यानी जो मेरा शुगर केन है वो मेरा 0 है, लेकिन जो काजू है वो मेरा 100 है। अब मैंने क्या किया, इसमें से कुछ रिसोर्सेज को यहां से हटाया और इसमें लगाया, तो क्या हुआ, तो मेरा कॉम्बिनेशन बी है उसमें जो मेरा काजू है वो 90 लाख का उत्पादन देता है, 90 लाख टन का उत्पादन देता है, और जो मेरा शुगर केन है वो 10 लाख टन का उत्पादन देता है। ठीक इसी प्रकार से मैंने कुछ रिसोर्सेज को और घटा दिए काजू के प्रोडक्शन में और शुगर केन के प्रोडक्शन में लगा दिए, तो कॉम्बिनेशन सी मेरा 70 हो जाता है, वहीं शुगर केन का 20 हो जाता है। डी में फिर और घट करके 30 घट करके 40 हो जाता है, और यहाँ 10 और बढ़ करके गन्ने का 30 हो जाता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कॉम्बिनेशन ई। इस कॉम्बिनेशन ई में क्या बताया जा रहा है कि जो रिसोर्सेस मेरे काजू में लगे थे, यहाँ पे सबको मैंने यहाँ से हटा दिया और कहाँ लगा दिया, सिर्फ गन्ने के प्रोडक्शन में। और जब सारे रिसोर्सेस मैंने गन्ने के प्रोडक्शन में लगा दिया तो मेरा मैक्सिमम प्रोडक्शन 40 लाख यूनिट आया कॉम्बिनेशन ई पर, और वहीं मेरा काजू का प्रोडक्शन बिल्कुल 0 आया। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम काजू के प्रोडक्शन में से गन्ने के प्रोडक्शन में संसाधनों को लगाते जा रहे हैं, रिसोर्सेज को लगाते जा रहे हैं, वैसे वैसे काजू का प्रोडक्शन मेरा डिक्रीज होता चला जा रहा है और शुगर केन का प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज होता चला जा रहा है ना। आया समझ? तो ये क्या है, यही मेरे 2 कॉम्बिनेशन है, मतलब काजू और गन्ने का, ये मेरी 2 कमोडिटी होगी। और इसी कमोडिटी को फिर हम किसमें शो करेंगे, पीपीसी कर्व पे शो करेंगे। अब चलो देखते हैं कि पीपीसी कर्व पे ये बनेगा कैसे। आइए, यहाँ पे चीजें मैंने आपके लिए बना रखी है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये बना कैसे। हमें इतना तो पता है ना, ये मेरा वाई एक्स हो गया, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से वाई एक्स, ये मैंने ड्रॉ कर लिया मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब बनेगा कैसे, तो वापस पॉइंट पे चलो। इसमें क्या है, मैक्सिमम पॉइंट मेरा कितना है, 100 है, और मिनिमम कितना मेरा, मिनिमम मेरा 0 है, और स्टार्ट कितने से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है मेरा एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि 10 से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम 10 है, तो कोई नहीं 10 से स्टार्ट कर लेते हैं हम, ये हमारा आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पे देखो ये 0 था, 0 से फिर मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये मेरा 100 हो गया। ठीक है, ये जो मैंने दिखाया ना, ये दिखाया मैंने काजू वाला, ये जो पार्ट ना मेरा, ये मेरा कैशू वाला है, किसका है, काजू का। ये मेरा काजू के प्रोडक्शन को दिखा रहा है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, ये मेरे काजू के प्रोडक्शन को है, ठीक है। आगे, और ये क्या है, 10, 20, 30, 40, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा आप कह लो गन्ना, ये मेरा शुगर केन है, ठीक है, गन्ने को, क्योंकि गन्ना कॉम्बिनेशन ए। अब देखो ये तो समझ में आ गया ना आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले 0 लेके चलते हैं, 0 पे
कॉम्बिनेशन ए था। वापस चलो देखो, कॉम्बिनेशन ए, यहाँ पर जो गन्ना मेरा 0 है, लेकिन जो मेरा काजू है वो मेरा 100 है। तो ठीक है भाई, गन्ना का मेरा ये रहा और काजू का मेरा कहाँ 100 ये रहा, तो इस वाले पॉइंट पर मेरा ए हो गया। ठीक है, अब आती है दूसरा संयोग यानी कि कॉम्बिनेशन बी। कॉम्बिनेशन बी पर हम देखते हैं कि जो काजू है मेरा 90 है और जो मेरा गन्ना है वो मेरा 10 है। ठीक है, तो ये रहा मेरा 90। ठीक है, और 90 किसने पर है, तो 90 है 10 पर, तो ये रहा 10। इसको लेके चलेंगे बिल्कुल सीधा। देखो यहाँ पे थोड़ा टीला चल रहा है, कोई नहीं, आप बस समझ जाना सीधा सीधा, और इस पर टच कर देंगे। जैसे टच करेगा ये मेरा कॉम्बिनेशन बी बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार पे कॉम्बिनेशन सी पर काजू मेरा 70 लाख यूनिट है और वही मेरा गन्ना 20 लाख टन है। कॉम्बिनेशन डी पर मेरा 40 लाख मतलब टन है काजू का प्रोडक्शन और 30 लाख टन का प्रोडक्शन है मेरा गन्ने का। अब बारी आती है कॉम्बिनेशन ई पर। अब कॉम्बिनेशन ई पर हम देखते हैं तो गन्ने का तो मेरा 40 लाख टन है, लेकिन जो मेरा काजू है वो मेरा 0 है। क्यों 0 है, अब खुद ही देखो ना, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये मेरा ई है, तो ये पॉइंट है किस पे, बिल्कुल इस वाले एक्सिस पर है ना, तो यहाँ पर 0 को दिखाया जाता है, लेकिन ये वाला हिस्सा दिखा रहा है एक्स एक्सिस पर कितना, 40। तो 0 किसका माना जाएगा, 0 माना जाएगा काजू का, यानी कि इसका। ठीक है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन जो ई है हमारा, संयोग ई है, उस पर काजू मेरा 0 है और 40 क्या है मेरा, 40 मेरा गन्ने का उत्पादन। आए समझ। तो इस तरीके से ये आपका ड्रॉ हो गया और हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, यहां से ये और घटा, फिर और घटा, फिर और घटा और पूरा ही घट गया। और ये क्या हुआ, ये बढ़ा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हो गया। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि काजू के प्रोडक्शन को कम करने की वजह से ये ढलान जो है नीचे की तरफ चलता जा रहा है ना। अब क्योंकि दूसरा वाला तो मेरा बढ़ रहा है, तो दूसरा मेरा बढ़ रहा है, देखो एक मेरा घट रहा है और दूसरा मेरा ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ढलान आएगा वो आगे इस तरफ से ही तो आएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहीं पर कैसे रुक जाएगा, नहीं, जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ही ये आगे कर्व की रूप में आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर से हम संसाधनों को हटा करके गन्ने के उत्पादन में लगा रहे हैं, तो काजू का प्रोडक्शन घट रहा है और शुगर केन का प्रोडक्शन मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक पॉइंट और सुन लो बच्चों, जो हमारा पीपीसी कर्व होता है ना, उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। ध्यान में आया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी होता है और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी होता है। तो ये भी इसको कहा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में पीपीसी ना लिख करके आपसे ये पूछ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चीज से आपसे वही है, बस नाम अलग पूछ लिया। ठीक है ना, जैसे बच्चों की होते हैं ना, घर में माँ बाप अपने बच्चों को कुछ और बुलाते हैं, लेकिन स्कूल में नाम कुछ और होता है, लेकिन होता तो वही इंसान ही ना। वैसे ही यही है। अब मान लो जो घर में बोला जाता है, ठीक है, अब कोई और बंदा जो घर वाला वो आपको बुलाए और आपका दोस्त को ना पता हो आपका नाम, तो शौक हो जाएगा कि ये किसको बुला रहा है। फिर आप बोलोगे हाँ मैं आ रहा हूँ, तो कह रहे तो थोड़ा बुला, किसी और को बुलाया था, नाम तो ये है। फिर बताओ कि नहीं ये मेरा नाम भी है। तो वैसे ही इसमें भी होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। खैर ये वही चीज है, मैंने इसलिए लिख दी है ताकि आप केवल नोट्स पढ़ें, तो नोट से भी आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से कि क्या चीजें बताई गई है इस ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, जिस बच्चे को नोट चाहिए नीचे स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर मैसेज करें, आपको नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा पॉइंट पीपीसी का, यहाँ है उत्पादन के प्राप्य यानी कि अटेनेबल तथा अप्राप्य यानी कि नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे एम लगाना भूल गए बच्चे, क्या कितनी गलती करते हैं ये लोग। कोई बात नहीं, गलती इंसानों से होती है ना। ठीक है, मेन पॉइंट समझते हैं। उत्पादन के प्राप्य का मतलब क्या हो गया, जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन की वो चीजें जिससे हम अचीव कर सकते हैं वो अटेनेबल है, तो मतलब प्राप्य। जिससे हम अचीव नहीं कर सकते वो नॉन अटेनेबल है, यानी कि अप्राप्य। ठीक है, तो प्राप्य और अप्राप्य का मतलब हो गया, पीपीसी में ये बताया जाता है कि कौन सा वो प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन है जिससे हम अचीव कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। अब देखो ये बिल्कुल वही पिछले वाले की तरह ही है, ये हम कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ई,
तो ये क्या बता रहे हैं, जो जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे इस पीपीसी कर्व पर है ना, ये क्या है, ये जो जा रहा है ये तो कर्व ही है ना, यही तो हमारा पीपीसी कर्व है ना, ये तो हमारा पीपीसी कर्व है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे पीपीसी कर्व पे हैं, इसका मतलब क्या किया हमने, उन सबको अचीव कर लिया, तभी तो हमारा पीपीसी इस कॉम्बिनेशन से होता हुआ गया। तो ये हमारे क्या हो गए, ये मेरे हो गए अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जिसमें ए बी सी डी और ई है। तो फिर अनअटेनेबल क्या है, अनअटेनेबल वो है जो पीपीसी बाहर है। पीपीसी के अंदर ये सारी चीजें हमारी, ये सारा पीपीसी है, लेकिन जो इसके बाहर है यानी कि ये एफ, इसको हमने क्या किया, अचीव नहीं किया, हम प्राप्त नहीं कर पाए, यहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए। तो ये मेरा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। सिर्फ इतना था इसमें और कुछ खास नहीं था, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में केवल ऐसे ग्राफ दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें बताइए कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन सा है, या फिर कोई भी एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का नाम बताइए, बस इतना ही पूछेगा, से ज्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब उत्पादन के संभावित और वास्तविक स्तर के बारे में जानते हैं, यानी कि पोटेंशियल एंड एक्चुअल आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन। अब पोटेंशियल आउटपुट क्या होता है और एक्चुअल क्या होता है। तो एक्चुअल का मतलब हो गया हमारा वास्तविक, और पोटेंशियल का मतलब हो गया संभावित। मतलब कहते हैं ना कि एक संभावना होती है किसी चीज की कि हाँ इतना हो सकता है, और वास्तव में हुआ कितना। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लिया जाए कि संभावना थी 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट प्रोडक्शन की, लेकिन वास्तव में हुआ कितना, कितना हुआ। मान के चलते हैं कि ये 80 भी हो सकता है ना, या 120 भी हो सकता है, यानी कि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट समझना डियर स्टूडेंट, क्या यहां पर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है आपका एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, और ये है आपका पोटेंशियल आउटपुट। तो इसमें ये ध्यान देना कि जो आपका एक्चुअल आउटपुट होता है ना, वो पोटेंशियल आउटपुट से हमेशा कम होगा या इसके बराबर होगा। एक बार फिर से एक्चुअल आउटपुट यानी कि जो वास्तविक हमारा स्तर होता है वो संभावित स्तर के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। मतलब कि ये इससे ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा कम रहेगा। ऐसा समझ। तो एक्चुअल आउटपुट हमेशा किसको माना जाएगा, 80 को माना जाएगा, 120 को नहीं माना जाएगा। समझ में आया, या तो 80 हो जाएगा या फिर डायरेक्टली इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हम पीपीसी कर्व के द्वारा चीजें बताने की कोशिश की जा रही है कि इसमें एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट के बराबर कब है और कब एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से कम है। तो देखो जो पॉइंट हमारा एफ है, ये एफ और ये जी, ये जो दिख रहा है ना, ये जो ढलान है आपका इस तरीके से, ये क्या है, ये मेरा पीपीसी कर्व है, ठीक है। अब पीपीसी कर्व के अंदर जो ये दो पॉइंट है एफ और ये जी, इसमें एक्चुअल आउटपुट जो है ना, यानी कि आपका वास्तविक उत्पादन संभावित उत्पादन से क्या है, कम है। यानी कि जब ही भी आपका एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से कम होगा, इसका मतलब वो पीपीसी से भी कम होगा। पीपीसी के अंदर यहां कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब ये पीपीसी कर्व पर हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, मतलब पीपीसी कर्व के ऊपर हो, चाहे पीपीसी कर्व के किसी भी दिशा में हो, तो वो आपका बराबर होगा। यानी कि जितना पोटेंशियल आउटपुट है मेरा, उतना ही मेरा एक्चुअल आउटपुट है। तो पी मेरा ये हमारा और क्यू, ये दोनों पॉइंट जो है मेरा एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट को शो कर रहा है, जो आपस में बराबर है। यानी कि ये मेरा एक्चुअल आउटपुट हो गया, ये मेरा पोटेंशियल आउटपुट हो गया। अब दोनों एक ही पर है। ऐसा देखा जा सकता है कि अगर हम इस तरीके से देखें ना, इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो Q मेरा ज्यादा है और P मेरा कम है। नहीं, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो P मेरा ज्यादा आएगा और Q मेरा कम आएगा। बट क्योंकि हम देख इसलिए रहे हैं क्योंकि ये पीपीसी कर्व पर है, तो पीपीसी कर्व के अनुसार ये आपस में बराबर होंगे। आया समझ? सिंपल कंसेप्ट था, ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब है ना हमारा मेन पॉइंट, क्या? अब हम जानेंगे केंद्रीय समस्याएं को पीपीसी कर्व पर कैसे शो किया जाता है। तो याद करो, हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अंदर 3 प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। कौन कौन सी थी वो? सबसे पहला था हमारा
क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा क्या था हमारा कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा क्या था हमारा किसके लिए उत्पादन किया जाए, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये 3 समस्याएं थी। अब इन 3 समस्याओं को हम एक एक करके पीपीसी कर्व के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हमें ये पता है तो है कि क्या उत्पादन करने के अंदर 2 चीजें आ जाती हैं। पहला आ जाता है हमारा कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें, क्या किन वस्तुओं का उत्पादन करें, ठीक है। और दूसरा आता है कितनी मात्रा में करें, है ना, यही था इसके अंदर पॉइंट। ठीक, तो क्या उत्पादन किया जाए के अंदर किन वस्तुओं का उत्पादन करें तथा कितनी मात्रा में करें। तो यहाँ पर हमें पता है कि पीपीसी जो कर्व होता है वो 2 वस्तुओं को लेकर चलता है, एक वाई और एक एक्स लेके चल रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा वाई और ये हो गया मेरा एक्स। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मान लिया जाए कि मेरे जितने भी रिसोर्सेस हैं, अगर मैं उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल गुड वाई बनाने के लिए करता हूँ तो मुझे पता है कि मैक्सिमम मेरा कितना हो पाएगा, इतना हो पाएगा। ये जो ए पॉइंट है ना, इतना हो पाएगा, करेक्ट। लेकिन वो उस मोमेंट पर जो मेरा एक्स कमोडिटी है, एक्स वाला, वो मेरा 0 होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक्स का भी करूँ, तो क्या करूँगा, इसके कुछ रिसोर्सेज को यहाँ से हटा करके इसके प्रोडक्शन में लगाऊंगा, तो क्या होगा, इसका लॉस होगा, होगा ना, क्योंकि जो प्रोडक्शन मेरा पहले ज़्यादा था वो मेरा कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो यहाँ पर लॉस होगा। तो जो सी और ई है वो मेरे लॉस को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से जो मेरी दूसरी कमोडिटी है गुड एक्स, इसका तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना मेरे दोस्त, तो ये आर से लेकर के एस तक का बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर गेन होगा। तो इस समझ में ये आ रहा है कि एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन में लगे रिसोर्सेज को कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन भी हमारा कम हो जाता है। यानी कि एक तरफ हमारा लॉस होता है तो दूसरी तरफ हमारा फायदा होता है। तो इस तरीके से हम क्या उत्पादन किया जाए को समझा सकते हैं। अगला है हमारा कैसे उत्पादन किया जाए। हमें ये पता है कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस का जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है टेक्नोलॉजी पर, है ना। जो हमारी टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पर हम प्रोडक्शन करेंगे। तो कैसे उत्पादन किया जाए, तकनीक से संबंधित है। 2 तकनीक हमारी, एक हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर कैपिटल इंटेंसिव आ जाती है और एक हमारा लेवल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब देखो जो हमारा सी है, ये सी से लेकर के डी तक, तो जो सी डी वाला कर्व है ना, यानी कि ये वाला कर्व, ये कर्व क्या बताता है, इसे बताता है आधुनिक तकनीक। इस तकनीक में क्या होता है, यहाँ पर हम पूंजी प्रधान तकनीक यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करता है और एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो इसका प्रोडक्शन देखो ना कितना ज्यादा होता है। बिल्कुल होगा भी, क्यों, क्योंकि कम समय में हम ज्यादा प्रोडक्शन करने में सक्षम है, क्योंकि मशीनरी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दूसरा वाला जो ए से लेकर के बी को बता रहा है, ये क्या है, इसको कहते हैं कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। कन्वेंशनल मतलब होता है रूढ़िवाद, जो तकनीक पहले से चली हुई आ रही है उसी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करना, लोगों को काम पे ज्यादा रखना। तो प्रोडक्शन तो होगा लेकिन उसकी जो गुणवत्ता होगी एक तो वो भी कम होगी, साथ ही साथ में क्योंकि हम इंसान है, मशीन तो है नहीं, अब जो इंसान है वो मशीन की तुलना में प्रोडक्शन कम ही करेगा, तो इस वजह से ये कम दिख को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था, काजू ले लिया, इधर वीट ले लिया। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो पीपीसी कर्व मेरा ज्यादा रहेगा, और अगर लेवल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो पीपीसी कर्व मेरा कम रहेगा। लेकिन दोनों जिसमें समान चीजें आएंगी, ये ढलवा होगा, कर्व के रूप होगा, कनकेव टुवर्ड्स ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या होता है, ऑरिजिन हम इस पॉइंट को कहते हैं जहां पे 0 होता है ना, उसी को कहते हैं ऑरिजिन। ठीक है, अब तीसरी समस्या हमारी किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो किसके लिए उत्पादन किया जाएगा, जो समस्या है ना वो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, क्योंकि हमें पता है हमारी सोसाइटी में अमीर गरीब दोनों प्रकार के समाज में रहने वाले लोग हैं। तो हमें ध्यान पड़ता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है ज्यादा, लोगों का कल्याण करना है ज्यादा, तो उसके हिसाब से जो प्रोड्यूसर होता है अपना प्रोडक्शन करता है। अभी बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, पीपीसी यानी कि जो हमारा सी डी वाला पार्ट है, सी से लेकर जो डी को बता रहा है, यानी कि ये वाला, ये क्या बता रहा है, इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट व्हेन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर हाई। यानी कि जब हमारी सेविंग ज्यादा होगी, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी,
तब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ द रिच। तो मतलब प्रोडक्शन भी हमारा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनकम मेरी ज्यादा है, इनकम मेरी ज्यादा होने की वजह से मैं सेविंग ज्यादा करूंगा, और जो सेव करूंगा उसी को तो मैं इन्वेस्ट भी करूंगा। जब इन्वेस्ट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा, होगा ना। लेकिन अगर विपरीत दिश में जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, उनकी सेविंग कम, सेविंग कम तो इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम तो प्रोडक्शन कम, और इसी वजह से पीपीसी हमारा लो हो जाता है। तो इस तरीके से हम किसके लिए उत्पादन किया जाए को पीपीसी पर दर्शा सकते हैं। बेसिकली ये हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस दोनों एक ही जैसा है, लेकिन चीजों को अलग तरीके से बताने का काम करता है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज 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 अगर समझ में ना आ रहा है बेझिझक पूछिए, हम तैयार हैं आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए। लेकिन आप पूछे तो सही, अपनी क्रियोसिटी को जगाएं। पढ़ेंगे मन लगा करके तभी मजा आएगा, और जब मजा आता है ना पढ़ाई में, कसम से कह रहे हैं भैया, फिर तो अलग ही फील आता है। और कहते हैं बस जो पूछना पूछो, हमें सब आता है ना। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट है हमारा अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या है, फटाफट क्लियर करते हैं इसको। ये संसाधनों का एक प्रयोग से अन्य प्रयोग में स्थानांतरित करने की लागत है, यानी कि ये कॉस्ट बताने की कोशिश करता है। मैंने इसको एक एग्जांपल देखिए चलता हूं आपको। मान लीजिए 3 कंपनी है, ए बी सी कंपनी है। ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम मैं मान लेता हूं हाँ देव। ठीक है, देव लड़का है, ये इस कंपनी में जाता है, इंटरव्यू देता है। इसे बोलते हैं ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया, आप कल से आ जाना, आपको हम 15,000 की सैलरी देंगे। ठीक है, ये कहता है ओके ठीक है। फिर इसका एक दोस्त बताता है, क्या बताता है इसका दोस्त, कि यार एक बी नाम की कंपनी है, वहां पे आ जाए तो वहां 20,000 की सैलरी मिल जाएगी। वो कहते हैं तो और अच्छी बात है। फिर वो अगले दिन यहाँ ना जा करके यहाँ जाता है, यहाँ इंटरव्यू देता है और यहाँ भी सेलेक्ट हो जाता है और 20,000 की सैलरी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। लगभग वो एक मतलब 10 मान लो 15 दिन काम करता है। ठीक है, 15 दिन के बाद 16वें दिन एक और दोस्त होता है, इसका बताता है कि यार सी कंपनी है वो 25,000 सैलरी दे रही है। ठीक है, अब क्या करता है, 15 दिन करने के बाद 16वें दिन छुट्टी लेता है और यहाँ इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है और 25,000 की सैलरी के लिए सिलेक्शन का हो जाता है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जब ये पॉइंट मतलब कंपनी ए में गया, बी में गया, बी में इसने काम भी किया, तो ए में जाने का खर्चा इसका लगा, समय लगा। बी में इसने काम भी किया, इसका टाइम भी गया, किराया भी लगा और मेहनत भी लगी। लेकिन फिर ये सी में गया और अगले दिन ज्वाइन करना था इसे, और इसने ज्वाइन भी किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पर 25,000 की जो सैलरी वो क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। क्या ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है उसकी। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए उसकी कॉस्ट क्या लगी, तो उसकी जो कॉस्ट लगी ना वो 20,000 की सैलरी है, ये 15,000 की सैलरी है। यानी यहाँ से ये 5,000, फिर यहाँ से ये 5,000। तो इस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए इसने ये 15,000 और ये 20,000 की सैलरी का त्याग किया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अवसर को पाने के लिए पहले अवसर का किया गया त्याग ही अवसर लागत है। तो इस अवसर को प्राप्त करने के लिए जो त्याग मैंने किया ना, यही त्याग मेरा कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी के रूप में। तो इसी को कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छे से आ जाएगा एग्जाम्पल को समझ के सुनो। अब कल्पना करो आप 1 हेक्टेयर भूमि पर ना सेब का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, और ये भूमि प्रयोग 1 है, समझ में आना, प्रैक्टिकल 1 है ये। अब किसी कारणवश आप इस भूमि पर ना गेहूं का उत्पादन करने के इच्छुक है, कोई भी रीजन हो सकता है, जो भी आप चाहो। अब ये इसका क्या है, भूमि का प्रयोग 2 है, मतलब हम उसी भूमि मेरे पास एक ही है, जो मेरे पास लैंड है वो मेरी कितनी है, 1 है। अब इसको ना 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, या तो मैं क्या कर लूँ, एप्पल का प्रोडक्शन कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं इस पे गेहूं का उत्पादन कर लूँ। ठीक है, ये मेरा प्रयोग 1 है, प्रैक्टिकल 1, ये मेरा प्रैक्टिकल 2 है। आगे सुनो, अर्थशास्त्री प्रयोग 1 को अवसर 1 मानते हैं। अब जो प्रयोग 1 है उसी को माना गया हमारा, ये क्या है, ये अपॉर्चुनिटी फर्स्ट है, और ये क्या है, ये मेरा अपॉर्चुनिटी सेकंड है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि अवसर 1 से अवसर 2 की ओर खिसकने की कुछ लागत होगी। बिल्कुल होगी ना, अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो कुछ ना कुछ यहां पे मेरा लॉस होगा,
क्योंकि मुझे अगर यहाँ गेन चाहिए तो यहाँ कुछ ना कुछ मुझे लॉस झेलना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पे गेन अचीव कर सकता हूँ। तो क्या कह रहा है, अवसर एक तथा प्रयोग दो को अवसर दो, ठीक है, कुछ लागत होगी। ये अवसर एक में उत्पादन की हानि, अब अवसर एक में हानि हो रही ना, यानी कि सेब के उत्पादन की हानि होगी, इसे अवसर लागत कहा जाएगा। समझ में आया? यानी कि यह अपॉर्चुनिटी 1 से अपॉर्चुनिटी 2 में, इससे अपॉर्चुनिटी 2 में जाने के लिए यहाँ पे मुझे कुछ लॉस को बियर करना पड़ेगा। वो जो लॉस मैं बियर करूंगा ना, वो लॉस ही मेरा क्या है, वो लॉस ही मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। अब आए समझ? अन्य शब्दों में कह सकते हैं अवसर लागत संसाधनों को एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में स्थानांतरित करने की लागत से है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं फटाक से, ठीक है। यही चीज मैंने इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ली है। नोट्स के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर शो करेगा, उस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं सीमांत लागत यानी सीमांत अवसर लागत, जिसे हम रूपांतरण की सीमांत दर भी कहते हैं। इंग्लिश में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ये क्या है समझते ध्यान से। अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत में अंतर है बच्चा, ये ध्यान देना प्लीज, गौर से समझना इस पॉइंट को। सीमांत अवसर लागत उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की लागत को क्या कह रहा है फिर से सुनो। सीमांत अवसर लागत उत्पादन की एक अतिरिक्त, एक एक्स्ट्रा यूनिट की कॉस्ट को शो करने का काम करता है जब संसाधनों को प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में टोटल कॉस्ट की बात कर रहे थे कि टोटल हानि कितना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल एक एक्स्ट्रा यूनिट हो रहा है ना, प्रोडक्ट प्रोड्यूशन हो रहा है, उस पे जो कॉस्ट को शो करने का काम कर रहा है वो ही आपका सीमांत अवसर लागत है। दूसरे शब्दों में क्या हूं, तो सीमांत अवसर लागत उत्पादन की हानि तथा उत्पादन के लाभ का अनुपात है। उत्पादन की हानि, मान लिया जाए कि ये मेरा सेब है, ठीक है, तो इस पे क्या होगी हानि, ठीक है। दूसरा क्या मेरा गेहूं, उस पे क्या मिल रहा था मुझे लाभ। तो जब इसको हानि को इस लाभ से डिवाइड करेंगे तो जो निकल के आएगा ना रेशियो, वो ही मेरा क्या कहलाएगा, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। आया समझ? अनुपात को दर्शाता है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट। क्या? कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूज 1 टू एक्सपेरिमेंट 2। इसके जरिए समझते हैं टेबल के फॉर्म में, तो और मजा आएगा। ये देखो, ये जो y है ना, ये y, ये हमें पता है कि पीपीसी हम 2 कमोडिटी को लेके बनाते हैं, तो एक y हो गया, एक मेरा x हो गया। तो जो मेरा y में मेरी हानि होगी, यानी कि कमोडिटी y के प्रोडक्शन में जो मेरा लॉस होगा उसको डिवाइड करेंगे कमोडिटी x में जो प्रॉफिट होगा उससे, तो जो निकल कर आएगा वो मेरा MOC कहलाएगा, ठीक है। इसको हम इस संयोग की तरह समझने की कोशिश करते हैं। ये लो काजू, ए हमारा 100, B 90, C 70, D 40, E 0। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जो है ना, इस तरीके से जो बना है इसको कहते हैं हम डेल्टा, और इसका मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है इसका मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि अंतर। यानी कि आपका डेल्टा वाई निकलेगा कैसे, तो ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। डेल्टा वाई निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये 100 है ना और ये आपका जो 90 है इसमें से घटा देंगे, ठीक है। चाहे तो आप 100 में से 90 घटा लो या 90 में से 100, भले नेगेटिव आंसर आएगा लेकिन नेगेटिव को इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे कितना आया मेरा 10 आया, ठीक है। इसी तरीके से 10 में से 0 घटाएंगे तभी भी मेरा कितना आएगा 10 आएगा। ये डेल्टा x 10, यानी कि इसमें से 0 घटाया, यहाँ पे लिख लो 90 में से 100 घटाया, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन को कोई वैल्यू नहीं है, मतलब देखा नहीं जाता, इग्नोर किया जाता है, ध्यान रखना। तो 90 में से 100 जाएगा, 10 आया, 10 में से 0 गया तभी 10 आया। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आया 1। ये 1 क्या है, ये 1 मेरी MOC है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। चलो अब अगला करते हैं। अब B से C में जाते हैं, तो क्या करेंगे 70 में से 90 को घटाएंगे तो मेरा आएगा 20। अब 20 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा 10। अब डिवाइड करेंगे 10 से कम 10, 10 दूनी 20, कितना आया 2। ये 2 क्या है, ये 2 मेरा MOC है। आया समझ?
तो बहुत सिंपल है, इसको निकालना आसानी से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अब इसको रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण दिया गया है, यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया गया है। तो बस वही बात है ना, हमें पता चल गया कि हमारा ये क्या है, एमओसी है। तो उस एमओसी को अगर हम इस पीपीसी के जरिए दर्शाएंगे तो हमें पता है कि गुड्स वाई के प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं और गुड एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो इसका लॉस हो जाएगा जो डेल्टा वाई को इंडिकेट करता है, और इसका गेन हो जाएगा डेल्टा एक्स को शो करता है। और जब हम डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं तो फिर हमारा एमओसी आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषता भी हैं, जो हमारा पीपीसी है ना उसकी कुछ विशेषताएं हैं, बहुत सिंपल सी विशेषताएं। सबसे पहला, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, इट स्लोप्स डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे, या देखो इधर का हिस्सा मेरा लेफ्ट होता है, इधर का हिस्सा मेरा राइट होता है, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा है, स्लोप डाउन हो रहा है, ढलवा हो रहा है। ठीक है, दूसरा, ये मूल बिंदु हमारे यहाँ पे होता है, ये जो जीरो होता है ना, इस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर का मतलब होता है कनकेव, यानी कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये यहाँ से इस तरीके से टच कर रहे हैं ना, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कनकेव कहते हैं, कनकेव टू दी ऑरिजिन। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु की ओर उन्मुख होता है, नतोदर होता है। दो विशेषताएं, बाएं से दाएं नीचे की ढलवा होता है और ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छे से आपसे जानने की कोशिश करता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढलवा क्यों होता है भाई? चलो ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसे बनता है और ये नीचे की ओर ढलवा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्यों, वाई, क्यों होता है ऐसा? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि दिए हुए संसाधन तथा स्थिर उत्पादन तकनीक, क्या हमें रिसोर्सेज गिवन है, टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट है, उसकी वजह से वस्तु 2 के उत्पादन में वृद्धि तभी होगी जब वस्तु 1 के उत्पादन में हम कमी करेंगे। यानी कि मान लो यहाँ पे मेरा जो गुड है वाई है और एक गुड है यानी गुड्स है वो मेरा एक्स है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मुझे इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ से संसाधन को हटाना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं इसको बढ़ा पाऊंगा। तो जब एक तरफ से घटेगा दूसरी तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ से घटेगा इधर से बढ़ेगा, इस वजह से ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। आए समझ? सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है? अब ये कनकेव क्यों होता है? तो इसका जवाब भी सुन लो। ये मूल बिंदु के नतोदर इसलिए होता है क्योंकि जब हम उस वक्र पे बाएं से दाएं नीचे की ओर जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, तब उसका ढलान बढ़ता हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है यार, जब हम ऐसे बनाते हैं इस तरीके से, ऐसे तो है नहीं कि ढलान ऐसे करके ऐसे खत्म हो जाता है, नहीं, वो क्या करता है, ये इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से, तो इस पॉइंट को हम मिला देंगे, इस तरीके से मिला देंगे, तो ये क्या दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये आगे की तरफ बढ़ ही रहा है ना, बाएं से दाएं नीचे की ओर आ तो रहा है लेकिन आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, और ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा पीपीसी का ढलान होता है ना, वो सीमांत अवसर लागत के बराबर होता है। यानी कि जो हमारे पीपीसी का ये ढलान है वो हमारा एमओसी के बराबर होता है, और एमओसी हमारा कैसे निकलता है वो हमें समझ में आ चुका है। और बढ़ते हुए ढलान का तात्पर्य बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है। इसका मतलब ये अगर आपका बढ़ रहा है ना, तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका एमओसी बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बढ़ते हुए एमओसी के कारण उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग स्लोप इंप्लाइज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिर्फ इतना बात ध्यान रखना, इसलिए होता है क्योंकि आपके मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है, इस वजह से ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तो इस प्रकार से आपका ये कंसेप्ट आपका क्लियर होता हुआ। लेकिन एक चीज और, ये मैं चाहता हूं कि आप खुद ही करें, क्योंकि मैंने आपको मुझे समझा दी है, निकलेगा कैसे मैंने आपको वो भी बता दिया है, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, चलो ये मेरा सेब है, ये मेरा अनार है यानी कि पोमेग्रेनेट, और ये मेरा एप्पल है। अब मेरा एप्पल जो 16 टन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे रिसोर्सेज का यूज कर लिया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसलिए मेरा अनार 0 है। जैसे मैंने इसमें से कुछ रिसोर्सेस यहाँ लगाए,
ये मेरा 25 हो गया और ये घट करके 90 हो गया। फिर कुछ रिसोर्सेज को हटा करके एप्पल में से पोमीग्रेनेट में लगाए तो ये मेरा 50 हो गया, ये घट के 70 हो गया। और ऐसे ही ये बढ़ता चला गया, ये घटता चला गया। और एक पॉइंट ऐसा आया जब सारे रिसोर्सेज को हमने पोमोग्रेनेट के प्रोडक्शन में लगा दिया तब मैक्सिमम 87 हुआ और उस पॉइंट पर हमारा एप्पल 0 हुआ। और एमओसी निकालने का तरीका तो हमें पता ही है, क्या, डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 90 में से 100 जाएगा, ये आ गया आपका 10, 25 में से 0 जाएगा तो 25, 10 में से 25 को डिवाइड करेंगे 0.4 आएगा। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा एमओसी वो बढ़ता हुआ है ना, फिर 0.4 था, फिर 0.80, फिर 1.2, फिर 3, फिर 5 हो गया। तो एमओसी हमारा बढ़ता हुआ है, इंक्रीजिंग में है। इसी वजह से आपका पीपीसी कर्व मूलबिंदु की ओर नतोदर होता है, कनकेव होता है। ठीक है, और वही यहाँ पर देखो दिखाया भी गया है, मैंने आपको और अच्छे से समझा दिया इस चीज को उस ग्राफ के जरिए। यहाँ पे देखो पहले जब 0 था हमारा पोमोग्रेनेट तो ये 100 था, फिर घट करके 90 हो गया, ये 25 हो गया, फिर 70 हो गया हमारा एप्पल और पोमोग्रेनेट 50 हो गया, 40 हो गया हमारा एप्पल और पोमोग्रेनेट हमारा 75 हो गया, 10 हो गया एप्पल और ये मेरा 85 हो गया। फिर जब ये 87 हुआ तो वो मेरा 0 हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या है, जो एमओसी है वो बढ़ता हुआ है। और इसी वजह से क्योंकि ये बढ़ता हुआ है तो हमारा मूल बिंदु की ओर यहाँ पर ये पॉइंट जो दिखा रहा है यही मेरा क्या है, कनकेव है, मूल बिंदु की ओर नतोदर है। सो इस प्रकार से हमारा जो पीपीसी का कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आया तो मैं चाहूंगा एक बार दोबारा इस वीडियो को देखो, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, ताकि क्योंकि आप तो पढ़ चुके ही हो अच्छे से। स्पीड बनाने से जो चीज अब फिसल गई है, माइंड से स्लिप हो गई है, वो दोबारा रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है, फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं आता है कमेंट कीजिए, क्लियर किया जाएगा। बस ऐसे पढ़ते रहिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें क्योंकि बहुत जरूरी है हर एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, और वही मेरा मोटिव हमेशा रहता है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका यही मोटिवेशन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।